हेलो स्टूडेंट्स। आज पढ़ने वाले फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कुछ सब टॉपिक। ओके, इसके पहले की वीडियो में इसके पिछला वीडियो जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया हुआ है। ओके, उसमें अपन ने कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज लिए थे, फिजिकल फंडामेंटल भी क्वांटिटीज लिए थे और डिराइव्ड क्वांटिटी, और उसका डायमेंशन बनाए थे। ओके, तो डायमेंशन कैसे बनाना, जैसे उसका डायमेंशन लिखे थे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखे थे, उसका फॉर्मूला लिखे थे और एसआई यूनिट लिखे थे और सीजीएस यूनिट। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप जब 12 की स्टडी करते हो तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं मिलेगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, या लेंथ नहीं रहेगी, या वेलोसिटी नहीं रहेगी, या एक्सेलरेशन, या फोर्स, या वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर। ये पूरी जो 13-15 जो क्वांटिटीज लिखा के दिया है, ये पूरी बेस क्वांटिटी है और उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे आप कोई एक्सप्रेशन निकालते हो तो उसका फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, जैसे फोर्स बोला तो फोर्स यानी F इक्वल टू एम ए, न्यूटन से कटला। F इक्वल टू एम ए, F का मीनिंग क्या है, M का मीनिंग क्या है, A का मीनिंग क्या है। ओके, काइनेटिक एनर्जी अगर बोलते हैं तो हाफ एम स्क्वायर। ये फॉर्मूले आना चाहिए। भला ही आप डायमेंशन, एसआई यूनिट वो याद हो जाते हैं, लेकिन जो फॉर्मूले ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई एक्सप्रेशन बनाते हो, जैसे अगर प्रेशर का एक्सप्रेशन बनाना है तो प्रेशर इक्वल टू आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो फोर्स अपॉन एरिया अगर फॉर्मूला है, प्रेशर का एक्सप्रेशन अगर बनाना है, जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं, आपको अगर प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालना है तो प्रेशर का फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फिर फोर्स का फॉर्मूला आना चाहिए, तो फोर्स के दो फॉर्मूले, एम ए और इसको लिख सकते हैं डीपी बाई डी टी, पी यानी मोमेंटम। ओके, डीपी बाई डी टी। फिर मोमेंटम का फॉर्मूला आना चाहिए, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो आपको अगर मोमेंटम अगर आता है तो मोमेंटम इसमें रखिए, फोर्स निकल जाता है, फोर्स इसमें रखिए, प्रेशर का एक्सप्रेशन निकलता है। ओके, तो ये आपको ये फार्मूले जो बना के दिया मैंने, डिराइव्ड और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो बेस फार्मूलीज है, बेस क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी जो हर चैप्टर में रिपीट होती है, हर चैप्टर में आती है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं मिलेगा जिसमें वर्क डन नहीं होगा, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें वेलोसिटी नहीं होगी। आप कोई भी चैप्टर 12 का पढ़िए, चाहे फर्स्ट पेपर रहे या सेकंड पेपर रहे। ओके, सेकंड में और कुछ तो अपन ने जो एसआई यूनिट देखा था, तो एसआई यूनिट में क्या किए थे कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ये डिसाइड किए थे कि ये इससे अपन नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स लिख सकते हैं, और जो बची हुई जो क्वांटिटी है उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में और दो सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज ऐड किए। ओके, जिसमें प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल है। पहला लेंथ मास टाइम। लेंथ मास टाइम ये तो 80% यूज होता है, इसको कभी नहीं भूलना, उसका सिंबल, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट जो भी है। ओके, लेंथ मास टाइम। उसके बाद आता है टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसमें सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज 2 साल के बाद वो डिसाइड किए थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, रेडियन एंगल का रेडियन यूनिट रहता है, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। ओके, और बाकी जो जितनी भी बची हुई जो क्वांटिटीज है, इट इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को क्या किए, उसका यूनिट्स लिखने के लिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का अगर ऐसे यूनिट्स अगर लिखना है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। ओके, एक पार्ट्स रहेगा कि जिसका यूनिट लिखने के लिए अपन फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट्स अपन यूज करते हैं, और दूसरा जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज द सिंगल नेम SI unit, it is the single name available. Single name means it is the unit of the physical quantity. It is name of person. Okay, जैसे एनर्जी, जूल। एनर्जी ऐसे नहीं करते कि एनर्जी का यूनिट लिखना है तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखते। इट इज द जूल, तो जूल इज द नेम ऑफ पर्सन। कुछ ऐसी क्वांटिटी है वो याद रखना है। फोर्स के लिए न्यूटन, न्यूटन इज द नेम ऑफ पर्सन। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, एम्पियर इज द नेम ऑफ पर्सन। पावर का यूनिट है वैट, वैट इज द नेम ऑफ पर्सन। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज, हर्ट्ज इज द नेम ऑफ पर्सन। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओम, ओम इज द नेम ऑफ पर्सन। कैपेसिटेंस का यूनिट है फैराड, फैराड इज द नेम ऑफ पर्सन।
इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का यूनिट है हेनरी, हेनरी इज द नेम ऑफ पर्सन। तो ये जो नेम ऑफ पर्सन है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे कैपिटल लेटर, और फुल नेम में लिखना है तो स्मॉल लेटर, कोई भी ऐसा यूनिट। तो ये पिछले यूनिट के जो भी क्वांटिटीज मैंने वो अच्छी तरह से आप उतार लीजिए, उसके सिंबल्स, फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज पढ़ने वाले यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस क्या है? तो देयर आर 3 यूजेस। कितने? 3 यूजेस है। पहला यूज है टू करेक्ट द करेक्ट भी बोल सकते हैं, या टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। जो भी आप इक्वेशन लिखते हैं वो करेक्ट है या नहीं है, उसको अपन वेरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशन मेथड। जो डायमेंशन अपन ने निकाले लिखे उसका यूज करके क्या जो भी इक्वेशन लिखते हैं वो करेक्ट है या नहीं है वो अपन चेक कर सकते हैं, इट इज द डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ये फर्स्ट यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का ये फर्स्ट यूजेस है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। सेकंड में टू कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी जैसे हायर एसआई यूनिट से अगर सीजीएस यूनिट में अगर कोई वैल्यू लिखना है जो मालूम नहीं, तो उसका कन्वर्जन अपन बना सकते। जैसे अपन बोलते हैं कि 1 मीटर यानी कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये मालूम है। 1 किलोग्राम यानी हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम, ये भी मालूम है। लेकिन 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में वैल्यू कितना होता है? तो 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, और 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग। ओके, जूल ऐसा यूनिट है एनर्जी का, और अर्ग ये सीजीएस यूनिट है एनर्जी का। तो 1 जूल की वैल्यू अर्ग में कितनी होती है, ये अगर आपको वैल्यू अगर बनाना है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इट इज ये सेकंड यूजेस है डायमेंशनल एनालिसिस का। और थर्ड नंबर है ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का एक इक्वेशन बनाना है, एक रिलेशन बनाना है जो मालूम नहीं, ओके, तो उसमें यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी देयर आर 3 यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहला यूजेस लेते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। फर्स्ट नंबर, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ओके, ये फर्स्ट यूजेस है डायमेंशनल एनालिसिस का। ओके, तो इसमें क्या लिखा है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अब इसमें अपन फर्स्ट ही इक्वेशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं रहता कि वही इक्वेशन लिखना है। आप कोई भी इक्वेशन लेके उसको चेक कर सकते हो बाय यूजिंग द डायमेंशनल मेथड्स। तो फॉर एग्जांपल में लिखते हैं द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at। ओके, अब ये इक्वेशन लिखा है अपन ने कि v इक्वल टू u प्लस at, ये काइनेमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये चेक करना है। अब जब अपन चेक करते हैं इसको इक्वल कब बोलेंगे? द डायमेंशन ऑफ द ईच टर्म ऑन द बोथ साइड्स आर सेम। लेफ्ट में जो डायमेंशन आता है वही अगर राइट के टर्म का अगर डायमेंशन अगर आता है, ओके, इक्वल डायमेंशन इक्वल आना चाहिए। अपन ने डायमेंशन निकाला, कैसे निकालना है? तो डायमेंशन अगर इक्वल आता है तो इसको बोलेंगे कि गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, एकदम एक्यूरेट है, करेक्ट है। अगर डायमेंशन इक्वल नहीं आता, लेफ्ट में अगर l का पावर 1 आया और राइट में l का पावर अगर 2 आया, जो अपन LMT या MLT की टर्म में लिखते हैं डायमेंशन इन मैकेनिक्स में, तो पावर अगर अलग अलग आता है तो डायमेंशनली नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट बोलेंगे। ओके, तो चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v। अब v का डायमेंशन
v का डायमेंशन क्या है, m0 l1 t minus 1. Okay, v is the velocity. v velocity, u is the velocity, final velocity है, initial velocity है, acceleration है और t is the time. Okay, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का m0 l1 t minus 1. अगर आपको याद नहीं डायमेंशन तो निकालना कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आता है लेंथ में, तो l1 और टाइम ऑलरेडी t1, क्योंकि मैंने lmt के फॉर्म में लिखना है, तो l1 और t1 को अगर न्यूमरेटर में लिखते तो पावर का साइन चेंज कीजिए. यहाँ पे लिखा है l1 t minus 1, m0 नहीं भी लिखा तो चलता है, लेकिन अपन ने 3 इसमें लिखा है m0 l1 t minus 1. ओके, सेकंड u का डायमेंशन, यहाँ पे उसका मीनिंग लिख लेते हैं. ओके, मीनिंग लिख लेते हैं तो फिर वेयर v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इक्वल टू एक्सेलरेशन और t इक्वल टू टाइम. ओके, अब लिखते हैं. डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v m0 l1 t minus 1. Okay, then dimension of u, dimension of u again the velocity, u is the initial velocity and v is the final velocity. तो ये भी velocity है, तो अगर velocity है तो velocity का डायमेंशन एक ही रहता है m0 l1 t minus 1. Okay, then dimension of acceleration, dimension of acceleration m0 l1 t minus 2. आप कोई भी क्वांटिटीज का, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का अगर डायमेंशन लिखना चाहते हो तो इसमें डायमेंशन लिखने के लिए आपको 3 में से कोई भी एक चीज मालूम रहना चाहिए. ओके, जैसे 12 के बोर्ड के पेपर में आता है डिफाइन, कोई क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखना है 1 मार्क्स, स्टेट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन, एसआई यूनिट लिखेंगे. ओके, हाफ मार्क्स, और उसका डायमेंशन लिखेंगे हाफ मार्क्स, और हाफ मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, एक एक चीज जो रहते हैं जैसे अपन बोलते हैं ना, तो उस टाइम में वो इंपॉर्टेंट होता है. हाफ मार्क्स यानी कम नहीं होता. ओके, तो डायमेंशन लिख लेंगे 3 में से एक तो भी चीज आपको मालूम रहना चाहिए, तब आप डायमेंशन बना सकते हो, लिख सकते हो. सबसे पहले आता है कोई भी जिस फिजिकल क्वांटिटीज का आप डायमेंशन बनाना चाहते हो उसका डेफिनेशन मालूम होना चाहिए. अगर डेफिनेशन मालूम है तो डेफिनेशन से आप डायमेंशन बना सकते हो. सेकंड, अगर डेफिनेशन नहीं मालूम, आपको अगर डेफिनेशन नहीं मालूम तो आपको उस फिजिकल क्वांटिटीज का फार्मूला मालूम होना चाहिए. अगर फार्मूला मालूम है तो आप डायमेंशन बना सकते हो. समझ लीजिए कि आपको फार्मूला भी नहीं मालूम, डेफिनेशन भी नहीं मालूम उस फिजिकल क्वांटिटीज का, और फार्मूला भी नहीं मालूम, तो थर्ड चीज है आपको उसका यूनिट्स मालूम रहना चाहिए. ऐसा यूनिट रहे या सीजीएस यूनिट फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो उसका ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट उसका यूनिट्स मालूम रहना चाहिए. ठीक है, यूनिट्स भी अगर नहीं मालूम तो आप डायमेंशन नहीं बना सकते. तो 3 में से अगर एक चीज मालूम है, जैसे मैंने यहाँ पे वेलोसिटी लिखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, फार्मूला मालूम था मुझे. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस आता है लेंथ में l1 डिवाइड बाय टाइम में t1, टाइम t1 को ऊपर लेके गए तो t minus 1, तो लिखा l1 t minus 1. ओके, अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फार्मूला डायमेंशन मालूम नहीं, लेकिन एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम dv by dt लिखा के दिया था मैंने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक्चुअल फार्मूला, सिंपल फार्मूला, वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड एक्सीलरेशन. ओके, तो वेलोसिटी का ऑलरेडी मालूम है l1 t minus 1, टाइम t1 को ऊपर लेके गए l1 t minus 1 t minus 1, ये t1 को ऊपर लेके गए t minus 1,
तो L1, अब T और T बेस इक्वल है तो पावर के एडिशन कीजिए, -1 -2 का एडिशन, तो L1T -2 लिखा यहाँ पे। डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन L1T -2, मास की टर्म नहीं है तो m0 लिख लिया। ओके, देन नेक्स्ट आता है T, डायमेंशन ऑफ T, यानी फॉर्मूले में जितनी भी टर्म्स आती है डायमेंशन ऑफ T। अब T यानी m0 बराबर है L0 और T है खाली टाइम है तो T1, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 में ये डायमेंशन रखते हैं, यहाँ पे चार वेरिएबल है V U A T, तो चार फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन लिख लिया। अब डायमेंशन लिखने के बाद वो क्या करना है, इसमें पुट करना है, तो इक्वेशन 1 बिकम्स लेफ्ट में V है, V इक्वल टू U प्लस AT। ओके, V का डायमेंशन कितना है, m0 L1 T -1 इक्वल टू U का डायमेंशन कितना है, m0 L1 T -1 प्लस A का डायमेंशन कितना है, m0 L1 T -2 और T का डायमेंशन है m0 L0 T1। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, m0 L1 T -1 इक्वल टू ये टर्म एज इट इज m0 L1 T -1 प्लस, अब m0 इंटू m0 बेस इक्वल है m मल्टीप्लीकेशन है तो m रेज़ टू पावर 0, L1 इंटू L0 तो यहाँ पे होता है L1 प्लस 0 और T -2 T1 T बेस इक्वल है तो पावर के एडिशन, तो T रेज़ टू पावर -2 प्लस 1। अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि A रेज़ टू पावर m इंटू A रेज़ टू पावर n, तो ये होता है A रेज़ टू पावर m प्लस n। इंडाइसिस रूल है कि नहीं? ओके, इंडाइसिस रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे वैल्यू लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट में एज इट इज m0 L1 T -1 इक्वल टू m0 L1 T -1 प्लस m0 L रेज़ टू पावर 1 प्लस 0 1, तो L1 -2 प्लस 1 T रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 होता है -1। अब देखिए देयर आर 3 टर्म्स, क्योंकि फार्मूले में भी 3 टर्म्स है, लेफ्ट में एक टर्म है और राइट में 2 टर्म्स है U और AT। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में डायमेंशन देखिए m0 L1 T -1 लेफ्ट में है, राइट में देखिए m0 L1 T -1 राइट की फर्स्ट टर्म, राइट की सेकंड टर्म देखिए m0 L1 T -1, इन्हें डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स आर सेम। Therefore, the dimension of each term are same. Thus, the equation V equal to U plus AT is dimensionally correct. ओके, ये हुआ आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन, एंड उसमें एग्जांपल लेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अपन ने एक इक्वेशन लिखा, कोई भी आप v² दीजिए, गलत लिखिए, सही लिखिए, चलता है, इसमें जरूरी नहीं कि करेक्ट इक्वेशन लिखना चाहिए। आप यहाँ पे कोई भी इक्वेशन लिखिए, कैसा भी, यहाँ पे v² लिख सकते थे या AT² लिख सकते थे, कुछ भी लिखिए, इतना है कि अगर आपने ये अगर यहाँ पे T² लिखा रहता तो ये करेक्ट में आया रहता, तो डायमेंशनली इनकरेक्ट लिखा रहेगा, ठीक है। उसको क्या खाली एक्सप्लेन करना है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। करेक्टनेस का मीनिंग होता है करेक्ट है या नहीं है। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल में आपने करेक्ट इक्वेशन लिखना चाहिए, आप गलत भी इक्वेशन लिख सकते हो, उसको एक्सप्लेन करना है। अगर इक्वल अगर आती है पूरी टर्म डायमेंशन तो डायमेंशनली करेक्ट लिखना, अगर इक्वल अगर नहीं आती, यहाँ पे MLT के पावर्स इक्वल आना चाहिए, अगर नहीं आते तो आप लिखना है इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट।
ओके, तो दिस इज द फर्स्ट यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. Second number, to establish the relation between related physical quantities. अब जो रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज है उसका एक रिलेशन बनाना है, इक्वेशन बनाना है. ओके, मैंने ये थर्ड में बताया था, ये सेकंड में लिखा है बुक्स में. टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी. अब आपको एक रिलेशन बनाना है, इक्वेशन बनाना है. कभी कभी अपन जैसे 12th में प्रॉब्लम सॉल्व करते तो फॉर्मूला याद नहीं रहता, ठीक है, भूल जाते, या उसमें क्या टर्म है, रूट में है, या न्यूमरेटर में कौन सी टर्म आती है, डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म आती है, या स्क्वायर है या रूट में है, ये नहीं लिख सकते, गलती हो जाती है थोड़ा. और थोड़ी भी अगर गलती होती है फॉर्मूला लिखने में तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाता है. ओके, तो एक रिलेशन बना दे. तो अपन एक सिंपल एग्जांपल लेते. फॉर एग्जांपल, द पीरियड कैपिटल T of oscillation of a simple pendulum depends upon length L. Depends upon length of pendulum, and acceleration due to gravity, small c. ओके, अब जो पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है, पेंडुलम का एग्जांपल इसलिए लिया है कि आप घर में भी ये देखते हो या मालूम है आप लोगों को की जैसे एक स्ट्रिंग आहे, दोरी वगैरे घ्या तुम्ही आणि त्या दोरीला एक दगड बांधा खाली आणि दुसरा एंड तुमच्या हातात ठेवा आणि त्याला ऑसिलेट करा तो ऑसिलेट होतो, त्याला पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम. ओके, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया. तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये किसके ऊपर डिपेंड्स है, उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड है. जितनी ज्यादा लेंथ उतना वो ऑसिलेशन ज्यादा होगा, बराबर है कि नहीं. जिसकी स्ट्रिंग की जो दोरा लेते हैं उसकी लेंथ ज्यादा रहेगी तो ज्यादा ऑसिलेट होगा, जैसे पाड़ना बोलते हैं या झूला वगैरह रहता है. ओके, और जी के ऊपर डिपेंड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जैसे वो ऑसिलेट होता है तो ऐसे ऊपर जाता है, हाइट बढ़ती है. तो जैसे अगर हाइट बढ़ती है तो उसके ऊपर जी एक्ट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है और वो उसको नीचे लाता है. इसका मतलब जी के ऊपर भी डिपेंड है. तो अभी लिखा है कि द पीरियड ऑफ oscillation of a simple pendulum depends upon length of pendulum and acceleration due to gravity. ये दो टर्म के ऊपर डिपेंड्स है. तो लेट अस डिराइव द रिलेशन बिटवीन T, L and G. Suppose T प्रोपोर्शनल टू. अब T प्रोपोर्शनल टू मालूम नहीं कि L का पावर क्या आना चाहिए. ओके, तो L रेस्ट टू पावर A लिखते हैं. सेकंड लिखते हैं T प्रोपोर्शनल टू G रेस्ट टू पावर B लिखते हैं. तो देयरफॉर T इक्वल टू K L रेस्ट टू पावर A G रेस्ट टू पावर B. इक्वेशन नंबर 4. ओके, उसका एक रिलेशन बनाया, या A B की जगह आप X Y भी ले सकते हो. तो K इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, क्योंकि हो सकता है कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कुछ टर्म होंगी. अब L का पावर A B इज द रैशनल नंबर, फ्रैक्शन में आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. तो A B आर द रैशनल नंबर. तो T इक्वल टू T इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम
K constant, proportional constant, L G, L is the length of the pendulum, G is the acceleration due to gravity, और L का पावर A लिखा, G का पावर B लिखा, तो A B are the rational number. तो आपको क्या फाइंड करना है? A B की वैल्यू फाइंड करना है by using the dimensional analysis, यानी by using the dimension method. डायमेंशनल फॉर्मूला आपको यूज करके A और B की वैल्यू लिख के उसका एक इक्वेशन बनाना है. ठीक है ना? टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, इक्वेशन बनाना है. तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डायमेंशन लिखते हैं. तो T का डायमेंशन क्या है, L का डायमेंशन क्या है और G का डायमेंशन क्या है. तो यहाँ पे सेपरेट अपन डायमेंशन लिखते हैं. तो यहाँ पे लिखते हैं डायमेंशन ऑफ T. अब T का डायमेंशन क्या है, T इज द टाइम पीरियड. मैंने पहले बताया कि टाइम पीरियड इट इज नथिंग बट ए टाइम. तो टाइम का डायमेंशन क्या है, खाली T1 है. बाकी M0 L0 T1 का खाली टाइम है, इसलिए खाली T1, मास और लेंथ नहीं है. डायमेंशन ऑफ T ऑलरेडी मैंने लिखा के दिया इसके पहले की वीडियो में. उसके बाद लिखना है K इज द डायमेंशनल लेस क्वांटिटी. ओके, K का डायमेंशन नहीं रहता. यहाँ पे लिख सकते हैं कि K is the constant and its no dimension, और K is the dimensional quantity. लिख लेंगे बाद में. अब L का डायमेंशन लिखना है. यहाँ पे लिखते हैं डायमेंशन ऑफ L. अब L का मीनिंग होता है लेंथ, और लेंथ यानी L1, L mt, L यानी लेंथ, m यानी मास और T यानी टाइम. तो L, तो डायमेंशन ऑफ L M0, क्योंकि मास नहीं है, लेंथ है तो L1 और टाइम नहीं है T0. ओके, उसके बाद G, डायमेंशन ऑफ G का डायमेंशन. अब G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जहाँ पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखा था वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी वही आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका यूनिट है. तो यहाँ पे डायमेंशन लिखते हैं M0 L1 T माइनस. ओके, जो ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करके दिया था. A का जैसा डायमेंशन है वैसा G का डायमेंशन है. A का जो यूनिट रहेगा ऐसे यूनिट से जैसे यूनिट वही यूनिट G का रहेगा, क्योंकि ये भी एक्सीलरेशन है लेकिन ये अर्थ का एक्सीलरेशन है. G एक्ट होता है कोई भी अगर चीज वर्टिकली अप और डाउन अगर जाती है तो उसके ऊपर G एक्ट होता है. और A का मीनिंग क्या होता है कि A कब एक्ट होता है, जब कोई चीज अगर हॉरिजॉन्टली अगर जाती है तो उसमें A एक्ट होता है, एक्सीलरेटेड होती है वो. ओके, तो यहाँ पे G, और and K is the dimensional constant, it is the dimensionless quantity, and K is dimensionless quantity, where K is the constant, इसलिए dimensionless quantity. आप लिखते हैं K is the constant, where K is constant, proportional constant. ओके, अब ये वैल्यू क्या करना है, T, L और G की वैल्यू कहाँ पे रखना है, 1 में रखना है. अब 1 में लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में T है तो T की वैल्यू M0 L0 T1. लेफ्ट में वैल्यू रखते हैं M0 L0 T1 इक्वल टू K डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशन नहीं है तो L की वैल्यू है M0 L1 T0 रेस्ट पावर A, क्योंकि L का पावर A है तो L का ये डायमेंशन है, उसका पावर A इनटू G की क्वांटिटी है M0 L1 T माइनस 2, उसका पावर लिखेंगे T. अब लेफ्ट में एलईडी. अब यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल A इंटू बी है, रेस्ट पावर m है, तो A रेस्ट पावर m इंटू बी रेस्ट पावर m. ये जो 6, 7, 8 या 5th में आप लोगों ने पढ़ा इंडाइसिस रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप उसका यूज मैथ्स में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है और केमिस्ट्री में भी होता है. यानी जो भी टर्म अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो गलती करते हैं उसमें, तो
तो ये जो रूल्स है a इंटू बी रेस्ट पावर m, दो टर्म है ब्रैकेट में, मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन में नहीं जमता, ये मल्टीप्लीकेशन में और पावर m है, तो फर्स्ट का पावर m इंटू सेकंड का पावर m। आप a और b की जगह कोई नंबर लेके देखिए और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई कीजिए। a की जगह 2 रखिए, b की जगह 3 रखिए, तो 2 इंटू 3 और m की जगह कोई नंबर 2 3 4 5 etc कोई भी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई होना चाहिए। अगर होता है तो इक्वेशन बराबर है, फार्मूला बराबर है, तो गलत। तो ये फार्मूला, अब यहाँ पे ये फार्मूला लगेंगे, यहाँ पे 3 टर्म्स है 1 2 3 और पावर a है। इसका मतलब क्या आता है कि m रेस्ट पावर 0 उसका पावर a, L1 उसका पावर a, T0 उसका पावर a। सेकंड में भी वही लिखेंगे, सेकंड में m0 रेस्ट पावर b, L1 रेस्ट पावर b और t-2 रेस्ट पावर b। ओके, ये फार्मूला आप लिखा के रखिए, लिखिए इक्वल टू। अब इसमें लिखिए m रेस्ट पावर 0 रेस्ट पावर a, इसमें भी गलती करते हैं, तो इसमें एक इंडाइसिस रूल का फार्मूला है a रेस्ट पावर m रेस्ट पावर n, तो a रेस्ट पावर m इंटू n। ये आप लिखा के रखिए, जब भी वीडियो देखते हो ना, तो जो भी मैं जो चीज बताता हूँ, जो हिंट जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप लिखा के रखिए। तो a रेस्ट पावर m, a का पावर m है और ब्रैकेट का पावर कितना है n है, तो इसका मतलब क्या आता है कि a रेस्ट पावर पावर का मल्टीप्लीकेशन, ओके, m इंटू n। जो भी m और n में नंबर है तो उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट। तो इसमें यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे a रेस्ट पावर m, a रेस्ट पावर n, तो m इंटू n, यानी ये पावर है, a का पावर m है और ब्रैकेट का पावर n है, तो m और n का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे m का पावर 0 है और ब्रैकेट का पावर a है, तो इसका मतलब क्या आता है कि m रेस्ट पावर 0 इंटू a, n रेस्ट पावर 1 इंटू a और t रेस्ट पावर 0 इंटू a। यहाँ पे भी वैसे m रेस्ट पावर 0 इंटू b, n रेस्ट पावर 1 इंटू b और t रेस्ट पावर -2 इंटू b। आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इजी स्टेप नहीं भी लिखा तो भी चलता है, या ये स्टेप के बाद जो ये स्टेप लिखूंगा 4th नंबर की, आप वहां पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैंने ये समझने के लिए इजी स्टेप लिखा है, इक्वल टू। अब इक्वल टू आता है 0 इंटू एनी वैल्यू, 0 इंटू ए 0, तो m रेस्ट पावर 0, 1 इंटू ए, n रेस्ट पावर 1 इंटू ए होता है, t रेस्ट पावर 0 इंटू ए t0, m रेस्ट पावर 0 इंटू b m0, n रेस्ट पावर 1 इंटू b lb, n रेस्ट पावर b और t रेस्ट पावर -2 इंटू b -2b। ओके, इक्वल टू m0 इंटू m0, अगेन बेस इक्वल है, तो 0 प्लस 0 एडिशन कीजिए, तो m रेस्ट पावर 0, n रेस्ट पावर a प्लस n रेस्ट पावर a इंटू n रेस्ट पावर b, तो l बेस इक्वल है, तो पावर के एडिशन कीजिए a प्लस b, यहाँ पे n रेस्ट पावर a प्लस b और t रेस्ट पावर 0 प्लस -2b, तो यहाँ पे आता है 0 -2b -2b। तो लेफ्ट में क्या है, m0 है, l0 और t1। ओके, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर द पावर्स ऑफ m l t ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो m का पावर कितना है 0, यहाँ पे m का पावर 0, तो 0 लिखने की जरूरत है। l का पावर कितना है 0 और यहाँ पे l का पावर कितना है a प्लस b, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी रहना चाहिए 0, तभी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 आना चाहिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 आना चाहिए। इसका मतलब इसकी ये वैल्यू है और इसकी ये वैल्यू, और t का पावर कितना है लेफ्ट में 1 है और यहाँ पे t का पावर कितना है -2b, तो यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करके पहले a इक्वल टू -1 और -2b इक्वल टू t का पावर -2b और t का पावर कितना है 1, तो -2b की वैल्यू कितना है 1 है। इसको अगर सिंपलीफाई करते हैं तो b इक्वल टू कितना होता है -1/2, b की वैल्यू कितना होता है -1/2।
क्योंकि 1 एज इट इज और -2 राइट में गया लेकिन डिवाइड में गया, डिवाइड या इंटू में अगर जाता है तो साइन चेंज नहीं होगा। एडिशन का राइट में लेके जाते, एडिशन में टर्म है तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में या डिवाइड में नहीं होगा। -2 राइट में लिखे गए तो -1/2, ये बी की वैल्यू है। अब देखिए मैं देख लेता हूँ ये टर्म आती है या नहीं आती, 1 मिनट। ओके आ रही, हाँ। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 becomes a equal to माइनस b इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू है -1/2, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, तो 1/2। इसका मतलब ये मिटा देता हूं मैं। ओके यहाँ पे लिखते करती हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन 1 लिखा था, तो ये सेकंड नंबर लिख लेते हैं, सेकंड, और यहाँ पे इक्वेशन 2 becomes, ओके। तो therefore इक्वेशन 1 becomes, t equal to k n raised to power a g raised to power b equal to अब k एज इट इज, l की वैल्यू n रेस्ट टू पावर a की वैल्यू कितना है 1/2, तो n रेस्ट टू पावर 1/2 और g रेस्ट टू पावर -1/2, g रेस्ट टू पावर b, और b की वैल्यू कितना है -1/2। तो इसको अगर लिखते हैं k n रेस्ट टू पावर हाफ डिवाइड बाय g रेस्ट टू पावर हाफ, तो ये होता है t इक्वल टू k और स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि n रेस्ट पावर हाफ का मीनिंग होता है रूट, और सॉरी g रेस्ट पावर हाफ का मीनिंग होता है रूट, तो रूट स्क्वायर रूट ऑफ l/g। बट इन एक्सपेरिमेंटली k इक्वल टू 2π, तो यहाँ पे लिख लेते हैं therefore capital T equal to 2π square root of l/g, और ये आपका एक्चुअल रिलेशनशिप है बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। T के साथ लेंथ और G रिलेटेड है, इसलिए उसका एक रिलेशन बना, इक्वेशन बना। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन क्या है, T इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ l/g। आप जब 12th में स्टडी करेंगे या 11th में स्टडी करेंगे जिसमें सिंपल पेंडुलम आता है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड फार्मूला है T इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ l/g। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर आपने ये एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू कैसे लिखा, बराबर है? तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया हुआ है। अगर k की वैल्यू अगर आपको अगर याद है, ओके, तो k की वैल्यू नहीं लिखना, ये आपका फाइनल आंसर, ये लिखने की जरूरत नहीं। t इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ l/g, ये आपका फाइनल आंसर। आपको k अगर मालूम है तो लिखना है, अगर मालूम नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये दो यूजेस लिए, अगले वीडियो में यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड यूजेस लेंगे, ओके। क्योंकि अगर यूजेस ले तो 50 या 1 आवर्स का वीडियो हो रहा, ज्यादा बड़ा हो रहा, इसलिए अपन ये के रुक जाते हैं। उसके नेक्स्ट वीडियो में उसका थर्ड यूजेस लेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, उसमें एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में वैल्यू कैसे लिखना है, ओके। तो ये आपको अगर समझ में आता है तो आप नोट कीजिए, और उसमें अगर डिफिकल्टीज है तो आप मैसेज या कमेंट्स में मैसेज डाल सकते हो, या व्हाट्सएप पे भी मैसेज आप डाल सकते हो, ओके। जो भी डिफिकल्टीज है, आपको जो भी डिफिकल्टीज लगती है, जो भी हम लोग वीडियो भेजते हैं उसमें आप लोगों को जो भी डिफिकल्टीज आती है वो इजी क्यों नहीं रहे, आप मुझे अगर ग्रुप में अगर नहीं डालना चाहते, आप व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट्स में, तो सेपरेट मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप मुझे सेपरेटली
बोल सकते हो या बता सकते हो लिख के कि सर मुझे ये स्टेप समझ में नहीं आए। ओके, तो आज के लिए बस इतना है। अपन अगले वीडियो में मिलेंगे। इसका थर्ड यूजेस डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल मेथड से ऐसा यूनिट या लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में कैसी वैल्यू लिखना। जो स्टैंडर्ड है वो आप लोगों को मालूम है, लेकिन बाकी वैल्यू नहीं मालूम। तो अगली वीडियो में अपन मिलते हैं। ओके, गुड बाय।